हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। कंटिन्यू कर रहे हैं जी हमारा टॉपिक कार्बोहाइड्रेट। 1843 लुई पास्चर ने एक फिनोमेना दिया ऑप्टिकल एक्टिविटी, जिसके बेसिस पे डिफरेंशिएट करे गए ऑप्टिकल आइसोमर्स। कोई कंपाउंड लिया हमने, उसका बनाया सोल्यूशन। उस सोल्यूशन से जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट पास करी गई तो उस सोल्यूशन की ये प्रॉपर्टी है कि उसने लाइट के पाथवे को रोटेट कर दिया किसी स्पेसिफिक एंगल पे। ठीक है जी। अगर तो लाइट रिफ्लेक्ट हो गई लेफ्ट साइड में तो उसे हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी। ठीक है जी। अगर लाइट रिफ्लेक्ट हुई है लेफ्ट साइड को, अगर लाइट रिफ्लेक्ट हो गई राइट साइड को, तो उस कंपाउंड को हम बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी। ठीक है जी। लीवो रोटेटरी को हम डेजिग्नेट करते हैं माइनस साइन से या फिर स्मॉल एल, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी को हम असाइन करते हैं प्लस या फिर स्मॉल डी। अब एल और डी याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना कि कैपिटल डी एंड कैपिटल एल ये फिनोमेना अलग है। दोबारा से याद कर लेते हैं। यहाँ मैं बनाता हूँ ग्लिसरैल्डिहाइड, ये बन गया जी हमारा ग्लिसरैल्डिहाइड, और इधर मैं बना देता हूँ अगेन ग्लिसरैल्डिहाइड। फर्क क्या है? फर्क है जी यहाँ। ठीक। अगर तो सेकंड लास्ट कार्बन पे जो हाइड्रोक्सी ग्रुप है वो राइट साइड है तो ये हमारी डी फॉर्म है। अगर सेकंड लास्ट कार्बन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लेफ्ट साइड है तो वो हमारी लीवो फॉर्म है, एल फॉर्म है। ठीक है जी। कैपिटल डी कैपिटल एल किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सी ग्रुप राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे है। स्मॉल एल स्मॉल डी माइनस प्लस लीवो रोटेटरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी ये किस चीज़ को सिग्निफाई कर रहे हैं कि जो हमारा सोल्यूशन बना था उसमें जब लाइट पास करी गई वो किस साइड को रोटेट हुई है, लेफ्ट साइड को या फिर राइट साइड को। ठीक है जी। ये हमने क्यों डिस्कस करा। थोड़े से कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो इस फिनोमेना पे बेस्ड है। कुछ टर्म्स हैं जिनको हम कर लेते हैं। रेसमिक मिक्सचर। देखिए जी, जो हमारा लीवो रोटेटरी है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा लेफ्ट साइड को, जो हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा राइट साइड को। अगर हम किसी कंपाउंड के दो आइसोमर लीवो रोटेटरी एंड डेक्स्ट्रो रोटेटरी उनकी इक्वल अमाउंट ले और उसको मिक्स कर दें और एक सोल्यूशन बना लें, ठीक है, तो इसकी रोटेशन क्या हो जाएगी? ज़ीरो। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर। जो अगली टर्म है वो भी इसी से सॉल्व हो जाएगी। रेजोल्यूशन। रेसमिक मिक्सचर से जब हम लीवो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी आइसोमर्स को जब हम सेपरेट करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रेजोल्यूशन। अगला है जी ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड स्पेसिफिक रोटेशन। ऑप्टिकल एक्टिविटी हमने डिस्कस करा था। अगर किसी कंपाउंड की टेंडेंसी है कि उसका सोल्यूशन लाइट को किसी साइड में रोटेट कर दे तो वो ऑप्टिकली एक्टिव है। वो कंपाउंड लाइट को कितने डिग्री पे रोटेट करता है उसे हम बोलते हैं उस कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन। फॉर एग्जांपल अल्फ़ा ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन है 112.2, बीटा ग्लूकोज की स्पेसिफिक रोटेशन है 18.7। अगर हम अल्फ़ा ग्लूकोज का सॉल्यूशन थोड़ी देर ऐसे ही पड़ा रहने दें तो इसकी स्पेसिफिक रोटेशन हो जाती है चेंज। ये 112.2 से होके चेंज हो जाएगी 52.7 डिग्री। अगर हम बीटा डी ग्लूकोज को भी थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दें तो उसकी भी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो चेंज होके हो जाएगी 52.7 डिग्री। ये जो फिनोमेना है जिसमें किसी भी कंपाउंड की स्पेसिफिक रोटेशन चेंज हो जाती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। जब हम ग्लूकोज की चेन फॉर्म को रिंग फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करते हैं तो वहाँ एक न्यू कायरल सेंटर क्रिएट होता है।
ये है जी हमारी चेन फॉर्म। यहाँ हम देख रहे हैं कि कार्बन 2, 3, 4, 5 सारी की सारी कार्बन पे लगे हुए जितने भी स्पीशीज़ हैं वो अलग अलग हैं। तो ये हो गए हमारे कायरल कार्बन। यहाँ C1 कायरल नहीं है, पर जब हमने चेन फॉर्म को ट्रांसफॉर्म कर लिया इनटू रिंग फॉर्म तो यहाँ में ये दिख रहा है कि ये जो कार्बन है अब ये भी कायरल बन चुकी है। पहले यहाँ दोनों बॉन्ड पे एक ही चीज़ ऑक्सीजन थी, अब यहाँ दोनों बॉन्ड पे अलग अलग स्पीशीज़ आ गई हैं। तो ये हमारी जो नया कायरल सेंटर क्रिएट हुआ है इसे हम बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है जी। और इस पे रोटेशन से दो अलग अलग कंपाउंड बनते हैं जिन्हें हम बोलते हैं अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म। तो ये जो दो इसके आइसोमर बने हैं ये हमारे हो गए एनोमर्स। ठीक है जी। ये एनोमेरिक फॉर्म जो है अल्फ़ा फॉर्म एंड बीटा फॉर्म, इसको हमने क्यों पढ़ा है? ताकि हम इनकी ज्वाइनिंग को समझ सके। बिकॉज नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स डाइसैकेराइड। तो अब हम अभी तक हमने जो भी करा था हमने सिंगल शुगर करी है, मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड मोनोसैकेराइड, फ्रक्टोज, ग्लूकोज, ग्लिसरैल्डिहाइड। तो ये सारे के सारे जो थे मोनोसैकेराइड थे। अब हमने करने डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड में क्या होगा? दो सिंगल मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर्स की ज्वाइनिंग होगी एक स्पेसिफिक बॉन्ड से जिसे हम बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनता है उसके लिए अल्फ़ा एंड बीटा फॉर्म समझनी जरूरी थी, जो कि हमने कर ली हैं। अब हम डाइसैकेराइड पढ़ने के लिए पूरे के पूरे तैयार हैं। ठीक है जी। डाइसैकेराइड में हम देखेंगे कि एक अल्फ़ा दूसरे अल्फ़ा कार्बोहाइड्रेट से कैसे ज्वाइन करता है, एक अल्फ़ा दूसरे बीटा से कैसे ज्वाइन करता है, या फिर एक बीटा दूसरी बीटा फॉर्म के कार्बोहाइड्रेट से कैसे ज्वाइन करता है। और इसी तरह से अलग अलग तरह के डाइसैकेराइड बनते हैं। तो हम तैयार हैं जी, क्योंकि हमें अल्फ़ा और बीटा फॉर्म का पता है और हमें एनोमेरिक फॉर्म जो है इसके अलावा दूसरे भी जो आइसोमर है उन सभी का पता है। अब हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड्स की ज्वाइनिंग देखेंगे कि वो कैसे वो ज्वाइन होके डाइसैकेराइड बनाते हैं, जो कि हमारी ओलिगोसैकेराइड की फर्स्ट कैटेगरी है। तो पहली शुगर है जी हमारी माल्टोस, जिसे हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट का जिक्र आपने ब्रूइंग इंडस्ट्री में सुना होगा कि जो कुछ अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, सिंगल माल्ट, डबल माल्ट, माल्टिंग एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें स्टार्ची सीड्स जो होते हैं, सीरियल ग्रेन्स जो होते हैं, उनकी फर्मेंटेशन से पहले क्या करा जाता है, उनको जर्मिनेशन उनकी स्टार्ट कर दी जाती है और वो बीच में ही हॉल्ट कर दी जाती है कि जो पॉलीसैकेराइड स्टार्च है, जो कि ग्लूकोज की एक बहुत बड़ी चेन है, उसके ग्लूकोज में टूटना, उससे पहले एक मिडल स्टेज आती है जिसमें वो एक डाइसैकेराइड में टूट दिया, जिसमें दो ग्लूकोज के यूनिट होते हैं जिसे हम माल्टोज बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये हम ब्रूइंग इंडस्ट्री में ऑब्जर्व कर सकते हैं कि जो सीरियल ग्रेन्स है उन्हें पार्शली जर्मिनेट करके फिर उसकी जर्मिनेशन को रोक दिया जाता है डाइसैकेराइड वाली स्टेज पे। तो वो जो डाइसैकेराइड है उसे हम माल्ट शुगर बोलते हैं। माल्ट शुगर माल्टोज कैसे बनती है? दो ग्लूकोज के अल्फ़ा डी ग्लूकोज, यानी कि एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज दिया, उसे जोड़ दिया दूसरे अल्फ़ा डी ग्लूकोज के साथ विद अ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसे हम कहते हैं अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्यों? इसमें क्या होता है जी, ये है हमारा एक अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये हो गया हमारा नेक्स्ट अल्फ़ा डी ग्लूकोज। हमने क्या करा, इसकी कार्बन 1 और इसकी कार्बन 4, 1 2 3 3 4 यहाँ ज्वाइन करेंगे इनको एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना के। ये एक कंडेंसेशन रिएक्शन है। यहाँ से एक OH निकाल दिया, इसको मैं लिख देता हूँ OH, एक मैंने हाइड्रोजन ये निकाल दिया, यानी कि ये हो गया H2O, वाटर निकला है। तो ये एक होगी कंडेंसेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीजन को बीच में लिख देता हूँ। तो ये हमारा बन गया जी माल्टोज, जो कि एक डाइसैकेराइड है। अगला डाइसैकेराइड है जी हमारा सुक्रोज। सुक्रोज जिसे हम बोलते हैं टेबल शुगर या केन शुगर। केन शुगर क्या होता है? शुगर केन का कोई भी प्रोडक्ट है, चाहे वो गन्ने का जूस है या उसके जूस से बनाई हुई चीनी, उसे हम केन शुगर बोलते हैं। ठीक है जी। वही उसी को हम चीनी को घर में यूज़ करते हैं, इसीलिए उसे हम टेबल शुगर कहते हैं। ठीक है जी। तो सुक्रोज बना है, एक डाइसैकेराइड है, दो मोनोसैकेराइड कौन कौन से जोड़े हैं? अल्फ़ा डी ग्लूकोज प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। तो ये हमारा हो गया जी अल्फ़ा डी ग्लूकोज
प्लस बीटा डी फ्रक्टोज। ठीक है जी। अब यहाँ एक डिस्कशन है जी कि जो बीटा डी फ्रक्टोज है इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग से हटके है, तो इसके बारे में अगर किसी ने डिस्कस करना है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको पता है कि ये जो इसमें अजीब सी चीज़ है वो क्यों है, कि क्या कॉन्फ़िगरेशन है इसकी, कि ये कुछ मैच नहीं करता हमारे क्राइटेरिया से। ठीक है जी, जिनको पता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जिनको नहीं पता, जानने की क्यूरियोसिटी है, वो पूछिए, मैं डिटेल में वहाँ अलग प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर लूँगा। ठीक है जी। तो ये हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज, ये बीटा डी फ्रक्टोज। अब बात करते हैं बॉन्ड की। तो ये बॉन्ड है अल्फ़ा 1 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये अल्फ़ा का बॉन्ड बनेगा 1 का, ये कार्बन 1 है, फ्रक्टोज की कार्बन 2 से। ठीक है जी। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कैसे बनेगा, वही पुराना हिसाब कि ये OH ग्रुप हटा लिया, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ OH, यहाँ से हटा लिया ये हाइड्रोजन, तो ये प्लस H, तो ये क्या बन गया हमारा H2O, वाटर निकल गया, कंडेंसेशन रिएक्शन है। ये ऑक्सीजन को यहाँ लिख देता हूँ और ये बन गया बॉन्ड। ठीक है जी। तो ये हमारा जो डाइसैकेराइड है ये बन गया सुक्रोज। डाइसैकेराइड में लास्ट एग्जांपल ले रहे हैं जी लैक्टोज की, मिल्क शुगर, जो कि दूध में प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। इसमें क्या है, एक बीटा डी ग्लैक्टोज को हम जोड़ते हैं बीटा डी ग्लूकोज से। जो बॉन्ड है ये है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें देखिए जी ये हमारा ग्लैक्टोज है। ग्लैक्टोज की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1 2 3 4, 4 पे रोटेशन। ठीक है जी। ग्लूकोज में 3rd पे रोटेशन है। हाँ जी। तो बॉन्ड कैसे बनना है जी, कि ये यहाँ अब देखिए कि ये वाला OH ग्रुप और ये H, और ये बॉन्ड बनेगा इस फॉर्म में। ठीक है जी। H2O निकल गया और ये हो गई इनकी कंडेंसेशन रिएक्शन, और हमने बीटा डी ग्लैक्टोज को जोड़ दिया विद बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। किसके साथ जोड़ दिया, बीटा डी ग्लूकोज के साथ, और ये बन गया हमारा लैक्टोज, जो कि है मिल्क शुगर। ठीक है जी। तो इसी के साथ ही हमारे सारे के सारे डाइसैकेराइड जितने हमने करने हैं वो कंप्लीट हो गए। फिर पॉलीसैकेराइड की तरफ बढ़ेंगे, और ध्यान देने वाली बात यह है कि बॉन्डिंग सारी की सारी यही है। ठीक है जी। ये आपको 2 तरह की बॉन्डिंग जो है वो समझ आ गई है, तो फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं। अब बात करते हैं जी पॉलीसैकेराइड की, और पॉलीसैकेराइड में सबसे पहले आता है स्टार्च। स्टार्च जितने भी प्लांट्स हैं जो उनका रिजर्व फूड मटेरियल होता है वो होता है स्टार्च। हम पोटैटो खाते हैं तो उसके अंदर स्टार्च है, जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंदर भी स्टार्च होता है, ग्रेन्स होते हैं उनके अंदर भी स्टार्च होता है। ठीक है जी। स्टार्च जो है वो बना हुआ है एक सिंगल टाइप के मोनोसैकेराइड से। अगर कोई भी पॉलीसैकेराइड, पॉली मीन्स मैनी, सैकेराइड मीन्स शुगर। ठीक है जी। जैसे हमने मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड करे हैं, मोनोसैकेराइड सिंगल शुगर, डाइसैकेराइड 2 यूनिट शुगर के, पॉलीसैकेराइड का मतलब होता है मैनी शुगर्स। तो इसमें सैकड़ों से लेके हज़ारों मोनोसैकेराइड के यूनिट जुड़े हुए होते हैं। तो स्टार्च का जो यूनिट है वो सिंगल यूनिट है, एक ही टाइप के यूनिट मिलके स्टार्च को बनाते हैं, और वो एक टाइप का जो हमारा शुगर है, मोनोसैकेराइड है, वो है हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज। पर स्टार्च में ये है कि ये जो इसकी ब्रांचिंग जॉइनिंग है वो 2 तरह की होती है। 2 तरह के पॉलीमर मिलके स्टार्च बनाते हैं। एक तो है अल्फ़ा अमाइलेज, जिसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज होगा अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के साथ। ठीक है जी। जो इसका दूसरा पॉलीमर है वो है अमाइलोपेक्टिन, बना हुआ ये भी अल्फ़ा डी ग्लूकोज के साथ है, पर ये जो है ये ब्रांच्ड है। यहाँ क्या है, 1,4 लिंकेज, एक चेन बनी जा रही है, तो ये हमारा है अनब्रांच्ड। ठीक है जी। ये जो हमारा अमाइलोपेक्टिन है ये तो इसका अनब्रांच सेक्शन हो गया, पर ये इसकी ब्रांच भी है, तो ये हो गया ब्रांच्ड। ठीक है जी। तो पहले हम पढ़ते हैं कि अल्फ़ा अमाइलेज जो है इसका स्ट्रक्चर क्या है। होगा क्या है, इसमें अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर है, तो बहुत सारे अल्फ़ा डी ग्लूकोज जुड़े होते हैं विद अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। ये हमारा एक ग्लूकोज यूनिट है, ये हमारा इस ग्लूकोज यूनिट की कार्बन 1, ये सेकंड वाले की कार्बन 4, और ये हमने ब्लू कलर में लिख दिया 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ठीक है जी। आगे भी 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो ऐसे एक चेन बन जाएगी जो अल्फ़ा डी ग्लूकोज है। ठीक है जी। तो इससे हमारा जो है पहला यूनिट है अल्फ़ा डी ग्लूकोज,
से बना हुआ अल्फ़ा अमाइलेज बन गया। जो हमारे स्टार्च का अमाइलोपेक्टिन यूनिट है, ठीक है जी, इसमें भी हमारा अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही है, पर इसमें क्या होगा, एक तो ये सीधी चेन और इसकी ब्रांचेस बनेगी। ब्रांचेस कैसे बनती हैं, तो ब्रांचिंग जो है अमाइलोपेक्टिन की, देखिए 2 तरह के बॉन्ड होंगे, अल्फ़ा 1,4, ये हमारा हो गया अल्फ़ा 1,4, अल्फ़ा 1,4, ठीक है जी। और दूसरी जो ब्रांचिंग के लिए है वो है अल्फ़ा 1,6, ये अल्फ़ा कार्बन जो अल्फ़ा ग्लूकोज है इसकी 6 और ये इसकी 1,6, अल्फ़ा 1,6, और यहाँ से ये ब्रांच 1,4 वाली फिर शुरू हो जाएगी, कंटिन्यू हो जाएगी। तो ये जो ब्रांचिंग है ये 1,6 से है, तो एक हमारा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड अल्फ़ा 1,6 और जो चेन की है कंटिन्यूएशन वो अल्फ़ा 1,4 से। तो ये जो हमारा स्टार्च का दूसरा कंपोनेंट था, ठीक है जी, ये हमारा पहला सैकराइड हो गया, पहला पॉलीसैकेराइड हो गया स्टार्च। अब हम दूसरे पॉलीसैकेराइड की बात करते हैं जो कि है ग्लाइकोजन। ये भी एक होमो पॉलीसैकेराइड है। होमो का मतलब सिंगल टाइप का शुगर यूनिट होगा और वो शुगर यूनिट जो है अगेन अल्फ़ा डी ग्लूकोज ही है। जो ग्लाइकोजन है वो है स्टोरेज मटेरियल ऑफ एनिमल, ठीक है जी। इसमें क्या है कि जो हमारा मोनोसैकेराइड यूनिट है वो है अल्फ़ा डी ग्लूकोज और बॉन्ड क्या है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बॉन्डिंग है वो सेम ही है जैसे हमने स्टार्च में करी है, अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, अल्फ़ा डी ग्लूकोज, तो इसमें ऐसे यूनिट लगे हुए हैं। तो बेसिकली फ़र्क क्या है, देखिए जी, एक तो जो स्टार्च है उसमें हमने करे थे 2 तरह के यूनिट, एक है जी अल्फ़ा अमाइलेज और दूसरा है अमाइलोपेक्टिन। अल्फ़ा अमाइलेज क्या है कि 200 से लेके 2000 तक शुगर यूनिट जुड़े हुए हैं, एक ये यूनिट हो गया। और अमाइलोपेक्टिन में क्या है 2000 से लेके 20,000 तक जो है ग्लूकोज यूनिट जुड़े हुए हैं। ग्लाइकोजन में क्या है, यहाँ 6,000 से लेके 30,000 तक ग्लूकोज यूनिट जुड़े हुए हैं। थोड़ा सा ब्रांचिंग का और थोड़ी सी जो इनकी साइज़ है उसी का फ़र्क है, बाकी जो बॉन्डिंग है वो दोनों में सेम ही है। तो ये हमारा हो गया ग्लाइकोजन। अब हम बढ़ते हैं जी सेलुलोज की तरफ। सेलुलोज भी एक होमो पॉलीसैकेराइड है, मतलब इसमें भी एक ही तरह के मोनोसैकेराइड जुड़े हुए हैं जो कि है हमारा इस बार बीटा डी ग्लूकोज। पहले हमने करा था अल्फ़ा डी ग्लूकोज का पॉलीमर, अब हम कर रहे हैं बीटा डी ग्लूकोज का पॉलीमर। तो जो बीटा ग्लूकोज होता है वहाँ हमें कन्फिग्रेशन का पता है कि ये हाइड्रोक्सी ग्रुप जो होता है वो ऊपर वाली साइड के होता है, अल्फ़ा में ये नीचे की तरफ था। अब यहाँ क्या होगा, ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये बॉन्ड बनेगा ऐसे, ठीक है जी। अब ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड जो है अब ये है डिफरेंट। सो ऑन, ठीक है जी। अब जो अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड था और जो बीटा 1,4 बॉन्ड है वो आपके सामने है। देखिए जी बिल्कुल माइनर सी चेंज आई है और हमें लगता है इससे क्या फ़र्क पड़ता है। ये एक ही बॉन्ड से इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कि हम स्टार्च को तो डाइजेस्ट कर सकते हैं बट वी आर अनएबल टू डाइजेस्ट सेल्यूलोज, क्योंकि हमारे पास ये अल्फ़ा 1,4 बॉन्ड तोड़ने के लिए एंजाइम नहीं है। इनफैक्ट वो किसी भी जो भी प्रोकैरियोट को छोड़ के किसी भी यूकैरियोट में ये प्रॉपर्टी है ही नहीं। ये बॉन्ड तोड़ना सिर्फ बैक्टीरिया का ही काम है, वो चाहे फिर टर्माइट्स में प्रेजेंट हो, चाहे वो ट्रायोनिम्फा में प्रेजेंट हो, चाहे वो जो रूमिनेंट है लार्ज एनिमल उनमें प्रेजेंट हो। अगर ये बॉन्ड हम तोड़ सकते तो शायद हम भी ग्रास से एनर्जी ले सकते और शायद हम भी फिर हरा चारा खा सकते और उससे हमारा भी गुजारा हो सकता। बट इतने छोटे से बॉन्ड की वजह से हम ये जो इसकी डाइजेशन है वो नहीं कर सकते। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले पॉलीसैकेराइड पे। अभी उसका नाम नहीं बताऊंगा, पहले मैं बता देता हूँ उसका मोनोसैकेराइड यूनिट। उसका मोनोसैकेराइड यूनिट है जी एन एसिटाइल ग्लूकोसअमीन, ठीक है जी। ये पहले एक मोनोसैकेराइड को ले लेता हूँ, ये हमारा हो गया एमीन ग्रुप और एन पे लगा है एसिटाइल,
ठीक है जी, तो ये सभी पे मैं यही चेंज कर देता हूँ। नेमिंग से ही हिंट रख लीजिए, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये ग्लूकोज एमीन, अमीन ग्रुप लगा हुआ है। अब यहाँ एन पे लगा हुआ एसिटाइल ग्रुप, ठीक है जी, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन। अब अगर हम एक पॉलीमर बनाएंगे एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का, ठीक है जी, तो इस पॉलीसैकेराइड को हम कहते हैं काइटिन, ठीक है जी। काइटिन जो होती है, अगर हमने सेलुलोज पढ़ा है, सेलुलोज कहाँ प्रेजेंट होता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, और ये काइटिन कहाँ होता है, सेल वॉल ऑफ फंगल सेल्स। फंजाई की सेल वॉल में क्या होता है, जो पॉलीसैकेराइड है वो है हमारे पास काइटिन। काइटिन की प्रेजेंस एनिमल किंगडम में भी है, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि एनिमल किंगडम में काइटिन की प्रेजेंस कहाँ होती है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ते हैं, ऐसा ही एक और सिमिलर जो है पॉलीसैकेराइड है उसकी तरफ। अब यहाँ देखिए कि यहाँ क्या लगा है, म्यूरेमिक एसिड, एक शॉर्ट पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है जी। एक यूनिट है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन का, दूसरा यूनिट है एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। तो ये हमारा हो गया एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, ये फिर हो गया एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, फिर आगे एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन, फिर आगे एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड। अब तक हमने जितने भी पॉलीसैकेराइड करे थे वो होमो पॉलीसैकेराइड थे, एक ही यूनिट की रेपिटेशन थी। अब यहाँ एक पेयर की रेपिटेशन है, दो अलग अलग तरह के जो है मोनोसैकेराइड वो जुड़े हुए हैं, तो अब ये हो गया एक हेट्रो पॉलीसैकेराइड, ठीक है जी। नेग एंड नेम का जो चेन बनेगी उसका नाम है जी पेप्टाइडो ग्लाइकेन, इसे म्यूरेमिक एसिड भी बोलते हैं। कमेंट सेक्शन में इसकी प्रेजेंस बताइए कि ये कहाँ पाया जाता है, ठीक है जी। तो इस तरीके से हो गए हैं हमारे सारे के सारे पॉलीसैकेराइड।